में बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक अत्यंत उदार और उदासीन दृष्टिकोण है। तो मुझे कोई चीज, नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस मी एनी लॉन्गर। पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी संजय चड्डा 2014 की, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सीधी सीधी गाइडलाइंस तय कर रखी हैं, कोई ग्रे एरिया है क्या इसमें? बिल्कुल सही आपने फरमाया। और जो बात, सबसे बड़ी बात है, जो कानून की किताब में कहीं नहीं लिखी, लेकिन हम सबको मालूम है कि 2 सेट ऑफ रूल्स चलते हैं। मैं पुनः, कई बातें मेरी रिपीटिशन होंगी, वो ये कि किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, किस तरीके से पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए काम किए जाते हैं इस सिस्टम में। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। सेक्शन 41A जो अभी ऐड किया गया है, उनमें परिपक्व रूप से यह बताया गया है कब एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करनी चाहिए। आदरणीय विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने बड़े सही ढंग से बताई सारी बातें। अब तक उन दोनों सेक्शंस को ही अगर हम फॉलो कर लेते तो वो अरेस्ट होने, क्या कहते हैं सेक्शन 41 क्या कहता है कि 7 साल तक की सजा है तो गिरफ्तारी हो भी सकती है, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के वो अपनी विवेक पर वो फैसला लेगा। तो यहां विवेक का भी इस्तेमाल होगा। तो भाई रसूखदार भी है, दबाव धमकी देने के आरोप लगे हुए हैं, तो यहां तो अरेस्ट इमिनेंट होनी चाहिए थी। देखिए, मैं वही बता रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। दस्तावेजों से और जो एविडेंसेस है उससे छेड़खान होने की पूरी इसमें केस है। तो बस रिक्वायरमेंट, जो अरुणेश वाला जो आपने केस अभी बताया 2014 वाला, बिल्कुल सही आपने बताया उसको, उसमें कोर्ट को पास तो बाद में जाएंगे, पहले अरेस्ट करने के साथ साथ जो राइटिंग में आईओ है उनको देना पड़ेगा कि ये कारण है, इन वजह से मैं अरेस्ट कर रहा हूं, जो कि यहां पे प्रखर रूप से हमारे समक्ष है और बहुत सारे रीजंस हैं। और अगर देखिए क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था, ये जजमेंट में क्यों कहा गया था, क्योंकि जैसे कि ये जो स्पेसिफिक अरुणेश्वर वाला जजमेंट है, ये इसलिए है क्योंकि शादी विवाह के केसों में अरेस्ट कर लिया जाता था। तो उसमें कई बार जो है व्यक्ति को कुछ भी नहीं किया, दूर दूर जिस व्यक्ति के नाम आपने आरोप लगाया उसको अरेस्ट कर लेती थी पुलिस। तो उसको रोकने के लिए एक छन्ना दिया गया था कि भाई रुकिए, ये छान के अरेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, एक पूरी प्रक्रिया है, उसका कारण है। और न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जो न्यायालय इमीडिएटली चेक करेगा कि गलत अरेस्ट है कि नहीं है, वो जो रीजन मेंशन किया है आईओ ने वो ठीक है कि नहीं है वो ठीक। तो ये बड़ा स्पष्ट लॉ है और इस लॉ के तहत पहले दिन से आपके शो में भी और कई अन्य मंचों पे भी मैंने ये बात कही है कि पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि इसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। क्या मुझे कारण ये बताइए, 13 तारीख को चार्जशीट दाखिल हो गई, अब तक समन क्यों नहीं हुआ बृजभूषण शरण सिंह? देखिए, जब दायर होती है तो उसको 2-4 दिन का समय अवश्य लगता है, ठीक है। बट अगेन ये एक स्पेशल केस है, जैसा कि वही बात जो मैं विक्रम सिंह जी के शब्दों को बोरो कर रहा हूं कि क्या 2 कानून हैं, स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। और प्रैक्टिकल में यहां बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 कानून हैं। फाइलें खो जाती हैं कोर्ट से, क्या आपके सामने व्यथा बताएं हम। सिस्टम की बहुत कमियां हैं, उनको दुरुस्त करने की पुरजोर आवश्यकता है। इतना हाई प्रोफाइल केस हो, मीडिया ना चाहते हुए भी कवर करने पर मजबूर होना पड़े, कुछ लोग पूरी तफसील भी सामने रख दें, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का जो पहिया है वो घूमता हुआ क्यों नहीं दिखाई? संजय चड्डा आपको जोड़ना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, संजय जी की बात में ऐड करना चाह रहा था कि आप लोग शॉक हो जाएंगे कि चार्जशीट दायर हो गई है लेकिन अभी तक सम्मन कोई इशू नहीं हुआ है, कोई अगली डेट, कोई उसको नोटिस अभी तक इशू नहीं हुआ है। ये एक बड़ी भारी बात है कि जबकि ये जुडिशरी के संज्ञान में आ गया है, चार्जशीट दाखिल हो गई है। चार्जशीट के बाद क्या होता है संदीप जी, कि प्रोसेस ये है कि चार्जशीट के बाद नोटिस इशू किया जाता है, नोटिस अर्थात सम्मन टू द एक्यूज, एंड एक्यूज विल कम, टेक ए बेल और व्हाटएवर, अगर बेल नहीं है तो उनको, अगर उन्होंने कोई एंटीसिपेटरी लेनी है, जो भी, दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। सो मेरा मानना यह है कि अभी तक ये प्रोसेस में
क्यों नहीं हुआ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क देता है। आज महीना भर हो गया है, अभी 2 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा, 13 जून से 13 जुलाई आ गई है, तो क्यों नहीं इस पूरे 1 महीने में आपने एक्यूज को नोटिस इशू किया? ये भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहा है चड्डा। पर इसका दूसरा पहलू भी है, हमने देखा है निर्भया कांड हो, पॉक्सो के हमने कई उदाहरण पहले भी चर्चा की है, राजस्थान में विक्रम सिंह ने ही जिक्र किया था, 7-8 दिन के अंदर आरोप पत्र भी दाखिल हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई, सजा भी हो गई। रायपुर का भी ऐसा ही मामला, छत्तीसगढ़ का, अनेकों ऐसे मामले हैं। तो यहां ओनस सिविल सोसाइटी पर, या जी पीड़ित अपने वकीलों के साथ ऐसा करें, गुहार लगाई जाए जी स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए, यह काम तो व्यवस्था कर सकती है, करनी चाहिए व्यवस्था को ये सारे इंतजाम। ये उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल सही आपने कहा, ये उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन संजय जी ने किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है? अगर वो जिम्मेवारी नहीं कर रही है सरकार, तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन निश्चित तौर पे पूरे बल से कह रहा हूं कि ये सरकार की प्राथमिक ड्यूटी है। सबसे किस लिए बनी है सरकारें? हैं क्यों? छोड़ दीजिए, फिर हम जंगल राज में रह लेते हैं। ये जो कृत हो रहे हैं, ये तो जंगल राज के कृत है। सरकारों को छोड़ देना चाहिए काम को अपना, हम लोग स्वतः कर लेंगे। अगर हमें एक ये ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी है, नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अवश्य है इंडिविजुअल एक परेशान हुआ, इंडिविजुअल दुखी हुआ, लेकिन क्यों क्रिमिनल ऑफेंसेस को तो ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है, राज्य के अगेंस्ट क्यों ऑफेंस माना जाता है? उसका कारण यही है, राज्य फाइट करता है। अब ये व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है वो भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। यहां पर हमने ये होते देखा, ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट, गिरफ्तारी कब? और महिला पहलवानों को मिलेगा इंसाफ? चर्चा में मेरे साथ 2 of the finest police officers we've had in this country, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं यशोवर्धन आजाद, 2 बेहतरीन वकील, संजय पारेख सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और संजय चड्डा एक और वकील, और जगमती सांगवान इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हैं और महिलाओं के हक और हुकूक की लड़ाई सालों से लड़ती आई है। पर विक्रम सिंह 13 तारीख को चार्जशीट दाखिल हो गई, धाराओं का मैंने जिक्र कर दिया, 506, 354, 354A, 354D, गवाहों के बयान भी उसमें दर्ज हैं तस्दीक करते हुए इन आरोपों को। पुलिस कह रही है ही इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, और फिर समन का इंतजार हो रहा है कि अदालत समन करे ब्रजभूषण शरण सिंह को। हमारा कानून ऐसे चलता है? संदीप जी नमस्कार। इस प्रकरण पर मैं आपके शो में कई बार उपस्थित हो चुका हूं और मुझे हर शो में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इस वयोवृद्ध अवस्था में भी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से प्रथम सूचना पंजीकृत होती है, सुप्रीम कोर्ट के आवाहन के ऊपर जांच आगे बढ़ती है उसके डर के मारे। धारा 166A आईपीसी, जो कि बनाई ही इसीलिए गई थी निर्भया केस के बाद आईपीसी में, कि ऐसा जो प्रमाद करे पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उसके विरुद्ध धारा 166A, जो कि इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया है कि लोगों ने उदासीनता बरती थी और कोई 166A आईपीसी किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध नहीं हुआ। 2 विद्वान अधिवक्ता मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अभी तक तो मेरी समझ में यही था, और यशोवर्धन जी से भी समझना चाहूंगा कि अगर पीड़िता ने, प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कह दिया कि ये यौन उत्पीड़न हुआ, वो पर्याप्त साक्ष्य है, उसके बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद आरोप पत्र और गिरफ्तारी, इसमें किसी भी तरीके का, क्योंकि संदेश बहुत जरूरी है, ये सामान्य, हम कहते हैं सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा संदीप जी, कानून की 2 किताबें दिखाई पड़ रही हैं, एक हमारे आपके लिए और एक ब्रजभूषण शरण सिंह जी ऐसे आरोपियों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए कानून की किताबें अलग हैं। आप ट्रैफिक वायलेशन कर लें, घर पहुंचने से पहले एसएमएस आ जाएगा। आपके ऊपर अगर कहीं मामूली सी कहीं टक्कर हो जाए तो ये मान के चलिए कि बहुत कुछ
आपको झेलना पड़ेगा एक मामूली से ट्रैफिक वायलेशन में और एक्सीडेंट में। यहां बृजभूषण शरण सिंह के प्रकरण में अगर आप देखें, गवाहों का स्तर देखें, कोई कोच है, कोई पति है, कोई भाई है, और इसके अलावा तमाम लोग हैं। ये किसने बृजभूषण शरण सिंह साहब को ये काबिलियत कब से आ गई कि महिलाओं को स्पर्श कर सकते हैं? ये अधिकार केवल महिला चिकित्सकों को है, परिवार की महिला लोगों को है। ये बृजभूषण शरण सिंह की चाहे कोई भी ओहदा क्यों ना हो, ये उनको अधिकार नहीं था कि किसी महिला को स्पर्श कर सकें। आजाद साहब ये बताएंगे, महिला पुलिसकर्मी की जब भर्ती होती है या मेडिकल होता है, पुरुष पुलिसकर्मी उनको स्पर्श नहीं कर सकता, करेगा तो बर्खास्त होगा। लेकिन वो तो खैर बेचारा पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है, उसके लिए कानून की किताब अलग है। बृजभूषण शरण सिंह अगर टी शर्ट के अंदर हाथ डाल सकते हैं, या सांस लेने के लिए पता नहीं किस जगह ने रेस्पिरेटरी डिजीजेस के ऊपर उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल कर लिया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। संदीप जी, इसको अगर मैं कहूं कि ये एक चैप्टर ऑफ शेम, एन एडिफिस ऑफ शेम, ये शर्म की एक इमारत बन करके खड़ी हो गई है, और जिसके ऊपर सबको शर्मिंदा होना चाहिए। ये बातें हमने पहले भी उठाई हैं विक्रम सिंह। 13 जून को आरोप पत्र दाखिल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, जो करना नहीं चाहिए था पुलिस को। अगर हमारी देश की आन बान शान एफआईआर दर्ज कराना चाह रही है, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। पर चलिए, वो मान लेता हूं। फिर गिरफ्तारी नहीं होती, भाई आरोप सत्य हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, हम जांच पड़ताल करेंगे, वो भी मान लेता हूं, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। पर 13 जून को आरोप पत्र भी दाखिल हो गया, गिरफ्तारी तब भी नहीं हुई है, अदालत से समन का इंतजार हो रहा है। 13 जून, आज 11 जुलाई है, 1 महीना होने को आया। हो क्या रहा है ये? संदीप जी, आप बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही प्रखर पत्रकार हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने खुद कहा कि 7 साल की अगर सजा ज्यादा है तो अरेस्ट के बारे में उनको विचार करना या कुछ अधिकार आरोपी के होते हैं। लेकिन अगर आरोपी साक्ष्य के साथ छेड़खानी कर सकता है, जो कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या हुआ होगा, और अगर बृजभूषण शरण सिंह इस पोजीशन में नहीं है कि साक्ष्य के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो कौन होगा? अभी वही का सामान्य कोई व्यक्ति होता तो उसी दिन फौरन से पेशतर, लेकिन यहां पर हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। न यहां पर मैं समझता हूं कि जो भी लाभ बृजभूषण शरण सिंह को पहुंचाया जा सकता था, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा उनको उपलब्ध कराया गया। अब किस बात का इंतजार है? चार्जशीट हो गई दाखिल, कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? 1 महीना लग जाता है क्या? या गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? ये आपका वो यक्ष प्रश्न जिसका उत्तर आपने कई बार प्रश्न किया और मैंने भी दिया है। 2 सेट ऑफ रूल बुक्स हैं जहां पर हंटर की चोट की तरह काम होना चाहिए था, एक नजीरबंदी चाहिए था, एक ऐसा अवसर था विवेचक के लिए और वहां की जो पुलिस विवेचना कर रही थी कि अमर हो जाए। उन्होंने इस प्रकार की विवेचना और इस प्रकार की उदासीनता और उदारता सभी का प्रदर्शन जो किया है, ये नग्न स्वरूप है। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। इस केस में बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक अत्यंत उदार और उदासीन दृष्टिकोण है। तो मुझे कोई चीज, नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस मी एनी लॉन्गर। पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी संजय चड्डा 2014 की, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सीधी सीधी गाइडलाइंस तय कर रखी हैं, कोई ग्रे एरिया है क्या इसमें? बिल्कुल सही आपने फरमाया। और जो बात सबसे बड़ी बात है, जो कानून की किताब में कहीं नहीं लिखी, लेकिन हम सबको मालूम है कि 2 सेट ऑफ रूल्स चलते हैं। मैं पुनः, कई बातें मेरी रिपीटिशन होंगी, वो ये कि किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, किस तरीके से पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए काम किए जाते हैं इस सिस्टम में। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। सेक्शन 41A जो अभी ऐड किया गया है, उनमें परिपक्व रूप से यह बताया गया है कब एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करनी चाहिए। आदरणीय विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने बड़े सही ढंग से बताई सारी बातें। अब तक उन दोनों सेक्शंस को ही अगर हम फॉलो कर लेते तो वो अरेस्ट होने, क्या कहते हैं सेक्शन 41 क्या कहता है कि 7 साल तक की सजा है
तो गिरफ्तारी हो भी सकती है, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के वो अपनी विवेक पर वो फैसला लेगा। तो यहां विवेक का भी इस्तेमाल होगा। तो भाई रसूखदार भी है, दबाव धमकी देने के आरोप लगे हुए हैं, तो यहां तो अरेस्ट इमिनेंट होनी चाहिए थी। देखिए, मैं वही बता रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। दस्तावेजों से और जो एविडेंसेस हैं उससे छेड़खान होने की पूरी इसमें केस है। तो बस रिक्वायरमेंट जो अरुणेश वाला जो आपने केस अभी बताया 2014 वाला, बिल्कुल सही आपने बताया उसको, उसमें कोर्ट को पास तो बाद में जाएंगे, पहले अरेस्ट करने के साथ साथ जो राइटिंग में आईओ है उनको देना पड़ेगा कि ये कारण है, इन वजह से मैं अरेस्ट कर रहा हूं, जो कि यहां पे प्रखर रूप से हमारे समक्ष है और बहुत सारे रीजंस हैं। और अगर देखिए क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था, ये जजमेंट में क्यों कहा गया था, क्योंकि जैसे कि ये जो स्पेसिफिक अरुणेश्वर वाला जजमेंट है, ये इसलिए है क्योंकि शादी विवाह के केसों में अरेस्ट कर लिया जाता था, तो उसमें कई बार जो है व्यक्ति को कुछ भी नहीं किया, दूर दूर जिस व्यक्ति के नाम आपने आरोप लगाया उसको अरेस्ट कर लेती थी पुलिस। तो उसको रोकने के लिए एक छन्ना दिया गया था कि भाई रुकिए, ये छान के अरेस्ट करिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। एक पूरी प्रक्रिया है, उसका कारण है, और न्यायाधीश बैठे हुए हैं जो न्यायालय इमीडिएटली चेक करेगा कि गलत अरेस्ट है कि नहीं है, वो जो रीजन मेंशन किया है आईओ ने वो ठीक है कि नहीं है वो ठीक। तो ये बड़ा स्पष्ट लॉ है, और इस लॉ के तहत पहले दिन से आपके शो में भी और कई अन्य मंचों पे भी मैंने ये बात कही है कि पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि इसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। अब क्या मुझे कारण ये है? बताइए, 13 तारीख को चार्जशीट दाखिल हो गई, अब तक समन क्यों नहीं हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह? देखिए, जब दायर होती है तो उसको 2-4 दिन का समय अवश्य लगता है, ठीक है। बट अगेन ये एक स्पेशल केस है, जैसा कि वही बात जो मैं विक्रम सिंह जी के शब्दों को बोरो कर रहा हूं कि क्या 2 कानून हैं, स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, और प्रैक्टिकल में यहां बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 कानून है। फाइलें खो जाती हैं कोर्ट से, क्या आपके सामने व्यथा बताएं हम, सिस्टम की बहुत कमियां हैं, उनको दुरुस्त करने की पुरजोर आवश्यकता है। इतना हाई प्रोफाइल केस हो, मीडिया ना चाहते हुए भी कवर करने पर मजबूर होना पड़े, कुछ लोग पूरी तफसील भी सामने रख दें, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का जो पहिया है वो घूमता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है यशोवर्धन आजाद? देखिए, मैं आपके शो में ये बार बार कह चुका हूँ कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमारे जो न्यायपालिका की जो सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसका पूरा एक मजाक है। ऐसे प्रकरणों में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इनकी गिरफ्तारी अवश्य होनी चाहिए थी, और जिस परिस्थितियां में इवन पॉस्को एक्ट हटाया गया वो भी मेरे ख्याल से गलत था, जबकि पुलिस को उसके बारे में भी चार्जशीट ये देनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट को ही हक है एक पॉस्को में जो क्राइम हुआ है उसको ख़त्म करने का। जहाँ तक आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है अरेस्ट का, ये बात सही है। जैसे मान लीजिए चार्जशीट फाइल हो गई है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए अक्यूज्ड का उपस्थित होना आवश्यक है, और कोर्ट को पूरा हक है कि पूरी परिस्थितियों को देखकर और संवेदनशीलता को देखकर उसे गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए, जुडिशल कस्टडी में जाना चाहिए। बल्कि चूंकि वो ज़्यादा रसूखदार है इसलिए उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, किंतु जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा और चड्ढा साहब ने भी कहा, जैसी परिस्थितियां निर्मित की गई उससे तो ऐसा ही लगता है कि जितने भी फ़ायदे दिए जाने थे वो इनको दे किए गए हैं। अब सिर्फ दूसरी बात जो होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है संदीप जी, ये सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन की तरफ से होनी चाहिए कि ये एक ऐसे कोर्ट को कमिट किया जाए जो कि एक स्पेशल कोर्ट है जहाँ पर इसकी हियरिंग लगातार हो। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोसिक्यूशन तो कर नहीं रहा है। प्रोसिक्यूशन को बल्कि इसमें यह भी कहना चाहिए कि इस तरह का केस है संवेदनशील कि इसमें तत्काल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना चाहिए, जाकि अक्यूज उपस्थित होकर अपना ये बताएं
लेकिन चूंकि ये सब नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि कुछ जो जांबाज पिटीशन जो है एक कॉमन कॉज सिविल सोसाइटी की तरफ से ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस केस में जो दिखानी चाहिए हमें ये फुर्ती वो दिखाई जा रही है, और ये बड़े दुख की बात है। नहीं, यहाँ पर खेल मंत्रालय ने जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी और उसमें नामी गिरामी खिलाड़ी महिला और पुरुष दोनों मौजूद थे, और ये बात भी अब सामने आ रही है कि चार्जशीट में जितने आरोप हैं, इन आरोपों को इस कमेटी के सामने फरवरी में इन पहलवानों ने दोहराया था, पर किसी का संज्ञान नहीं लिया गया, कोई रेड फ्लैग रेज नहीं किए गए, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की बात की गई और वो रिपोर्ट अप्रैल में खेल मंत्रालय को दे दी गई। जी हाँ, मुझे ये बिल्कुल एक इंडियन ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट थी, और मुझे उनसे ये अपेक्षा भी नहीं थी कि कोई भी ओवरसाइट कमेटी इस तरह की जो इंडिया में है, जो कि इन लोगों के द्वारा बनाई जाती है और जिन लोगों को उसमें रखा जाता है, वो कोई भी कमेटी एक सही पक्ष नहीं ले सकती है। नहीं, आरोपों को ही ओवरसाइट कर दिया। मैं दूसरे सेंस में ओवरसाइट का इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द का। हाँ, नहीं मैं आपको ये कहने वाला था, बल्कि कि उन्होंने अपने काम को इतना सीरियसली लिया कि ओवरसाइट कमेटी को से लेते हुए उस पूरे चीज़ों को ओवरलुक कर दिया। तो ये था काम ओवरसाइट कमेटी का, और मैं समझता हूँ शर्मनाक कार्य उन्होंने किया, इसमें पूरे सारी इंसिडेंट्स को ओवरलुक कर दिया, और इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि उस तरह की जो घटनाएं अभी और भी होती रहेंगी। मुझे सबसे जो अभी ज़रूरी बात है, जिसमें विक्रम सिंह जी और चड्ढा साहब भी हमारा समर्थन करेंगे, इस केस में प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के प्रोसिक्यूटर्स हमारे हैं जो इस केस को प्रोसिक्यूट करेंगे। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए। एक चीज़ और है बताना चाहूँगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है ही, लेकिन इसमें कैसे इतनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं जिसमें कि मुझे आशा है कि इन्होंने, जैसे फॉरेन कंट्री में ये जो वारदातें हुई हैं, वहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास के, अगर इनके पास उन्होंने सीसीटीवी कैप्चर किया है उन चीज़ों को, तो उससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अपेक्षा की जाती है कि ये सब चीज़ें इकट्ठा की गई हैं, क्योंकि हमें अभी कोई अंदेशा नहीं है कि वाकई ये कार्रवाई की गई है या नहीं। ये मालूम था कि दिल्ली पुलिस ने उसे मंगवाया था, बट मैं आशा करता हूं कि वो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो भी अभी इनके पास मिल गए हैं। संजय पारेख, चार्जशीट दाखिल हो गई, आरोप भी हैं, गवाह भी हैं, तस्दीक कर रहे हैं, कानून का पहिया क्यों रुका हुआ है और कहां रुका हुआ है? देखिए, जैसे हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर शुरू से देखेंगे तो शुरू से इस व्यक्ति को जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता है वो इसको लगातार मिलता रहा। जैसा बताया अभी कि कमेटी बनाई, और कमेटी को बनाना भी उसमें यही था कि किसी तरीके से जितने भी आरोप इसके खिलाफ हैं उसको वाइट वॉश कर दिया जाए, उसको एक जामा पहना दिया जाए। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनके खिलाफ संज्ञान लिया जाए। ये जो सारा इनके बार बार स्टेटमेंट आते थे, जितनी महिला खिलाड़ी थीं और चीख करके वो बोल रही थीं कि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। जब कोई महिला, कोई लड़की इसके बारे में कुछ बोलती है तो इसका मतलब प्राइमा फेसी माना जाना चाहिए, उसका संज्ञान लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। अब हुआ क्या सारे इस प्रक्रिया के अंदर कि अरनेश कुमार की आड़ लेकर के जो 7 साल की सज़ा होती है, क्योंकि यहाँ अप टू 5 ईयर्स है, अरनेश कुमार ये नहीं कहता कि आप गिरफ्तारी ना करें। एग्जैक्टली। अरनेश कुमार ये कहता है कि अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो उसमें रीजंस बताएंगे, और रीजंस इनके पास, पुलिस वालों के पास बहुत सारे थे। ये सारे रीजंस थे क्योंकि ये बार बार रिपीट करके ये लड़कियां अपनी स्टेटमेंट को बोल रही थी कि हमारे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो सिर्फ इसलिए अपनाया गया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। अब ये सब करने के बाद में इन्होंने चार्जशीट बना दी है।
और चार्जशीट अब दाखिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अपनी सुविधा अनुसार तोड़ मरोड़ कर उसका विश्लेषण कर दिया जांच एजेंसियों ने। संजय पारेख, मोटी मोटी बात यह है। बिल्कुल 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 ऐसे ही हुआ। आप देखिए जो आपको अभी बताया गया कि सबसे ज़रूरी बात अभी के समय में यह है कि जो ट्रायल है वो किसी को इंटरेस्ट किया जाए, एक स्पेशल कोर्ट को जो इसके ट्रायल को एक समय के हिसाब से 3 महीने में 6 महीने में कंप्लीट करे। विटनेस प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है क्योंकि जितने विटनेसेस हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और तीसरी यशोवर्धन जी ने बात कही कि अगर इस तरह के सर्कमस्टांशियल एविडेंस में अगर एविडेंस कहीं पर भी है, कैमरा में या दूसरे के अंदर है, कैप्चर किया है, उन सबको भी बचाने की ज़रूरत है क्योंकि पुलिस उनको भी छुपाना चाहेगी। जहाँ तक पॉक्सो का सवाल है, ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया ख़त्म हो गई, अभी भी मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा के पॉक्सो के मामले को उसमें हम इंक्लूड करवा सकते हैं। ये स्थिति है। लेकिन ये अगर हम केवल यहीं रुक जाएंगे तो मामला फिर यहाँ पर इनजस्टिस होगा। ये ज़रूरी है कि ट्रायल का एक्सपेडाइट होना, ट्रायल को प्रॉपर तरीके से होना, और ये मुझे लगता है हाई कोर्ट को अपना संज्ञान लेकर के ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करता है। तो क्या प्रोसीडिंग्स प्रॉपर हो रही हैं? सवाल मेरे अभी जहन से वो नहीं निकल पा रहा है कि आरोप पत्र चार्जशीट संजय पारेख 13 जून को दाखिल हो गई, बता दिया कि अब तक समन नहीं हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, अरनेश कुमार का सहारा ले रही है। ये बिल्कुल आप देखिए, नहीं अरनेश कुमार यहाँ नहीं आता। एक बार जब चार्जशीट फाइल हो गई और अगर उन्होंने एक डेट दी है, उस डेट के ऊपर अगर वो अपीयर नहीं होते तो जो कोर्ट है उनको वारंट इशू करके गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये प्रक्रिया का बीच में हमें मालूम नहीं कि कौन सी डेट दी है और डेट के ऊपर अपीयर हुए या नहीं हुए। लेकिन जहाँ तक आपका कहना है कि इस पूरे केस के अंदर जो ठीक बताया मेरे से पहले जो जितने वक्ताओं ने कि 2 तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें जो प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई ये पूरी की पूरी एक तरीके से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया, वो प्रोटेक्शन अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में जब जुडिशरी के संज्ञान में बात आ गई है, क्योंकि अब यहाँ तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो कंप्लीट कर दिया इन्होंने, जुडिशरी के पास आ गई, तो जुडिशरी अपना जो दायित्व है वो ठीक तरीके से निभाएगी। संजय चड्ढा आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, संजय जी की बात में ऐड करना चाह रहा था कि आप लोग शॉक हो जाएंगे कि चार्जशीट दायर हो गई है लेकिन अभी तक सम्मन कोई इशू नहीं हुआ है, कोई अगली डेट, कोई उसको नोटिस अभी तक इशू नहीं हुआ है। ये एक बड़ी भारी बात है कि जबकि ये जुडिशरी के संज्ञान में आ गया है, चार्जशीट दाखिल हो गई है। चार्जशीट के बाद क्या होता है संदीप जी कि प्रोसेस ये है कि चार्जशीट के बाद नोटिस इशू किया जाता है, नोटिस अर्थात समन टू द एक्यूज, एंड एक्यूज विल कम, टेक ए बेल और व्हाटएवर, अगर बेल नहीं है तो उनको अगर उन्होंने कोई एंटीसिपेटरी लेनी है जो भी, दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। सो मेरा मानना यह है कि अभी तक ये प्रोसेस में क्यों नहीं हुआ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क देता है। आज महीना भर हो गया है, अभी 2 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा, 13 जून से 13 जुलाई आ गई है, तो क्यों नहीं इस पूरे 1 महीने में आपने एक्यूज को नोटिस इशू किया? ये भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहा। जगमती सांगवान, सवाल तो बल्कि उल्टा, यहां पर ऐसी उल्टी गंगा बहाई गई है इस पूरे मामले में कि वो भी अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। हमारे देश में हम किस तरह से खबरों को कवर भी करते हैं। जो आरोप लगाने वाली, हमारी देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान थी, सारे सवाल उन्हीं से पूछे गए। उसमें क्षेत्रवाद से लेकर जातिवाद से लेकर राजनीति तमाम बातें आ गई। और अब चार्जशीट के जरिए ये इतना ऐसा खुलासा हो रहा है कि क्या बेहूदे तरीके से हैवानियत, दरिंदगी की मिसाल पेश की ब्रजभूषण शरण सिंह ने, और हम चुप बैठे हुए हैं। अब इन आरोपों को लेकर, इस चार्जशीट को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे। अभी 18 जुलाई को समन किया है ब्रजभूषण को लोअर कोर्ट ने, जहां पे चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मामले के अंदर शुरू से लेकर जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भी FIR में ये लिखा हुआ है
कि प्रधानमंत्री जी को लड़कियों ने, हमारी ओलंपियंस ने ये बताया था कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है वहां पे, और उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आपके पास फोन कॉल आएगी। आज तक वो फोन कॉल नहीं आई है। उसके बाद फिर जनवरी में जब वो इंतजार करके धरने पर बैठे हैं, तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 2 कमेटी बनाई। दोनों कमेटी के सामने लड़कियों ने अपनी आप बीती सारी बताई वहां पे, लेकिन वहां पे किसी भी तरह का कोई न्याय देने का माहौल नहीं था, बल्कि तमाम तरह की वो कैमरास को ऑन ऑफ किया जा रहा था। वहां पे बाहर ब्रिजभूषण की टीम बैठी थी गेट के ऊपर टेरराइज करने के लिए उनको, और फिर 4 महीने के बाद वो रिपोर्ट दी गई और उसमें कुछ भी मतलब उन्होंने यौन शोषण के मामले पे नहीं कहा, जैसे आपने भी अभी बोला है। फिर उसके बाद जो दिल्ली पुलिस को FIR के लिए अप्रोच किया रेसलर्स ने, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना FIR तक दर्ज नहीं की गई। हमें यह लगता है कि एप्रोप्रिएट लेवल पे इन सब लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। ऐसे सिस्टम का मजाक बना के जो रखा गया है, वो ऐसे देश के सामने बहुत बुरा एक एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है। और अभी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 2 सेट्स ऑफ रूल्स फॉर, 1 फॉर बीजेपी पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड 1 फॉर कॉमन पीपल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां पे हमारी ओलंपियन जो इतनी जानी मानी है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर साबित किया है अपने पोटेंशियल को, जो है अगर उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए, उसमें अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस देश की आम महिलाएं जो है वो क्या नहीं फेस कर रही है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जहां पे ये जो ब्रजभूषण के खिलाफ जितने भी आरोप है, उनको पूरा गंभीरता से अभी जुडिशियल लेवल पे जगमती 18 तारीख को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है। एक मिनट, 18 जुलाई को पेशी के लिए बुलाया गया है ब्रजभूषण शरण सिंह को। यह सामान्य प्रक्रिया होती है? 1 महीना 5 दिन बाद आरोप पत्र दाखिल होने के ऐसे संवेदनशील मामले में पेशी की तारीख तय की जाए? ये बिल्कुल ये जो अभी यशोवर्धन ने बोला था कि इसके अंदर अगर जरूरत है तो डेफिनेटली सारी जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे जो कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी तरफ से एक कॉमन कॉज के हिसाब से भी इस केस को परस्यू करने का कुछ बनाया जाए। और पहले भी हमने तो ये डिमांड भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड पूरी कार्रवाई चले, उसके बिना कोई भी जो आशा की किरण जो है वो नजर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो दखलंदाजी करने से साफ इनकार कर दिया था। वो याचिका गई भी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए, बाकी आपको कोई लीगल रिकॉर्स लेना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या निचली अदालत जाइए। हाँ, वो वहां पे जाने के लिए बोला था, लेकिन अब उसके बाद जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया किसी भी तरह से न्याय की आस जगाने वाली नहीं है। चाहे वो पॉक्सो का मामला जिस तरह से हैंडल किया गया है, या अभी इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो पहलवान है उनके अलावा 15 जो विटनेसेस हैं वो भी आगे आए हैं बोलने के लिए। उसमें ऑफिशियल्स उसमें रेफरी हैं, उसमें कोच हैं, उसमें साथी पहलवान हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। हाँ। और वो हम ये समझते हैं कि वो जो लोग हैं वो बहुत ही अपनी कमिटमेंट के लिए जाने वाले लोग हैं जो आगे आए हैं बोलने के लिए। तो उनके आधार पर, विटनेसेस के आधार पे और रेसलर्स के जो अपनी बयान हैं उनके आधार पे आसान नहीं होगा ब्रजभूषण को बचाना, क्योंकि जिस तरह की धाराएं लगी हुई है 5 साल की सजा से अगर अभी भी ब्रजभूषण को बचाया जाता है जुडिशियल लेवल पे, तो ये हमारे देश की पूरी न्याय प्रक्रिया के लिए और पूरा जो सरकारें जो दावे करके आती है कि बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब लाओ फलां सरकार, बीजेपी सरकार, ये उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान
नहीं, ये एक चुनौती है हमारी न्यायिक व्यवस्था के सामने भी, और न्यायिक व्यवस्था पर हमारी पूरी आस्था है। न्याय तो होना चाहिए। उस सवाल पर मैं अभी आ रहा हूं। एक सेकंड जगमती। यशोवर्धन आजाद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ 2-3 मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूँगा, और जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, और संगवान जी ने भी उसके बारे में बताया है। सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि महिला संगठन या हमारे एनजीओज़ या सिविल सोसाइटी के कुछ लोग अब हाई कोर्ट जाएं और पहले तो ये बताएं कि इस प्रकरण में जिस तरह की ढिलाई हो रही है, इसमें हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन बहुत आवश्यक है। नंबर एक तो चूंकि ये प्रकरण बहुत ही संवेदनशील है, इसे स्पेशल कोर्ट को तत्काल कमिट करना चाहिए, इसलिए इसका संज्ञान लोअर कोर्ट द्वारा लेना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हों और वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में जाए। नंबर 2, ये भी उन्हें कहना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट में जो पुलिस ने उसे फाइल कर दिया वो गलत है, उसे उसका हक नहीं था, क्योंकि दूसरी बार वो रिकॉर्डिंग की गई थी जिसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना बयान वापस लिया, उसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरा, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऐसे नियुक्त किए जाएं जिससे इस प्रकरण में तेजी हो, इसमें सारी बातें जो सही हैं वो उठती जाएं। कौन करेगा ये तीनों चीज ये कौन करेगा? यशोवर्धन आजाद ध्यान में लाना बहुत आवश्यक है। प्रोसिक्यूशन हरकत में आता है, ये जिम्मेदारी किसकी है? कि ये जिम्मेदारी अब सिविल सोसाइटी की है, मैं समझता हूं महिला संगठनों की है, क्योंकि जबकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है शासकीय तंत्र के थ्रू, तो मैं समझता हूं ये इसे अपने आप उठाना। जिम्मेदारी तो ये सरकार की है ना, जिम्मेदारी पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस किसके मातहत आती है? गृह मंत्रालय के मातहत आती है। यशोवर्धन आजाद, ये तो सीधा है ना। सिविल सोसाइटी ही हर चीज का ठेका क्यों लेगी? सरकार को चुनते किस लिए हैं हम? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और चूंकि मैंने कहा कि इस प्रकरण में ये होना चाहिए और ऐसी आशा नहीं लग रही है हमें कि ये किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा को देख के, इस प्रकरण के संवेदनशीलता को देख के हमें आना पड़ेगा। नहीं, सरकारें भी इकबाल को आना पड़ेगा। सरकारें इकबाल पर चलती हैं संजय पारिक, न्यायिक व्यवस्था भी इकबाल पर चलती है। फरियादी जब अदालत में जाता है वो न्यायाधीश को साक्षात भगवान मानकर चलता है कि वो मुझे इंसाफ देंगे, सत्यमेव जयते होगा। तो यहां सबसे बड़ा सवाल अब ये हो जाता है, क्या इन महिला पहलवानों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, यशोवर्धन जी ने बहुत सारे अपने पॉइंट्स बताए, मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन उसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ। वो ये कि अगर कोई पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट के अंदर, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट में बोलते हैं, या जो एग्रीव्ड वो हैं विक्टिम्स हैं वो फाइल करती हैं, तो उसमें हाई कोर्ट के अंदर उनको ये बोलना चाहिए कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर आप इसके अंदर अपॉइंट करें, उसके अलावा स्पेशल कोर्ट में करें, और एक समय परिधि के अंदर इसका सारा ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ में एक चीज़ बहुत जोड़ना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि शुरू से जो बायस तरीका था, जो पुलिस ने अपना काम नहीं किया, ये स्टेट ने अपना काम नहीं किया, उसको देखते हुए अभी जो सीआरपीसी के अंदर अमेंडमेंट हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, जो विक्टिम्स हैं वो अपने को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, तो जितने भी केसेस हैं उसमें विक्टिम्स को अपने लॉयर को अपॉइंट करके ये देखना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन कोई गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि हम पूरे प्रोसिक्यूशन जो पूरी इनकी बैकग्राउंड है उसको देखते हुए ये साफ समझ में आता है कि प्रोसिक्यूशन कितना ठीक तरीके से काम करेगा मालूम नहीं है। इसलिए इंडिपेंडेंट तरीके से जितने विक्टिम्स हैं उनको अपने वकीलों को ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश करवाना चाहिए। मैं इसके दूसरे पहलू को भी, एक सेकंड संजय पारिक, संजय चड्ढा, पर इसका दूसरा पहलू भी है। हमने देखा है निर्भया कांड हो,
पॉक्सो के हमने कई उदाहरण पहले भी चर्चा की है। राजस्थान में विक्रम सिंह ने ही जिक्र किया था, 7-8 दिन के अंदर आरोप पत्र भी दाखिल हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई, सजा भी हो गई। रायपुर का भी ऐसा ही मामला, छत्तीसगढ़ का, अनेकों ऐसे मामले हैं। तो यहां ओनर्स सिविल सोसाइटी पर, या जी पीड़ित अपने वकीलों के साथ ऐसा करें, गुहार लगाई जाए जी स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए, यह काम तो व्यवस्था कर सकती है, करनी चाहिए व्यवस्था को। ये सारे इंतजाम, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल सही आपने कहा, ये उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन संजय जी ने किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। अगर वो जिम्मेवारी नहीं कर रही है सरकार, तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन निश्चित तौर पे पूरे बल से कह रहा हूं कि ये सरकार की प्राथमिक ड्यूटी है। सबसे किस लिए बनी है सरकारें, हैं क्यों? छोड़ दीजिए, फिर हम जंगल राज में रह लेते हैं। ये जो कृत हो रहे हैं, ये तो जंगल राज के कृत है। सरकारों को छोड़ देना चाहिए काम को अपना, हम लोग स्वतः कर लेंगे। अगर हमें एक ये ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी है, नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अवश्य है इंडिविजुअल एक परेशान हुआ, इंडिविजुअल दुखी हुआ, लेकिन क्यों क्रिमिनल ऑफेंसेस को ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है, राज्य के अगेंस्ट क्यों ऑफेंस माना जाता है? उसका कारण यही है, राज्य फाइट करता है। अब ये व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है वो भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। नहीं, यहाँ पर हमने ये होते देखा ना जगमती कि महिला पहलवानों को सत्यता स्थापित करने के लिए मजबूर करते दिखाई दिए। हमारी व्यवस्था भी, नेता भी, हमारा मीडिया भी फूट फूट कर रो रही है पीड़ित, मेडल बहाने के लिए मजबूर हो रही है पीड़ित। उनके टेंट उखाड़ दिए जाते हैं, बैरिकेड्स तोड़ दिए जाते हैं, पानी पीने की व्यवस्था खत्म कर दी जाती है, जंगल पानी नहीं जा सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते, वहां पर बारिश हो जाती है, कीचड़ में सोने को वो मजबूर हो जाते हैं, तख्त लेकर आते हैं तो सर फोड़ दिए जाते हैं। यहां सारी जिम्मेदारी पहलवानों पर डाल दी गई। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये हमारी ओलंपियन खिलाड़ी हैं, उनको तो तमाम तरह की परीक्षा से गुजारा गया है। उनको हर पैमाने के ऊपर उनका चरित्र जो है, उनका जो लिंक जिस कास्ट से है, जिस स्टेट से है, वो तमाम सवाल जो है वो उठाए गए। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी शालीनता के साथ हर परीक्षा के अंदर वो सफल रही है। लेकिन जहां तक हमारी सरकारों का सवाल है और इसकी डिफरेंट एजेंसीज जो है, जिन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट केसेस में न्याय देना होता है महिलाओं को, हरियाणा में देखिए आप, हरियाणा का खेल मंत्री जो है, आज 7 महीने हो चुके हैं, उसके ऊपर नॉन बेलेबल धाराओं में केस दर्ज है संदीप सिंह पे, और आज तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है। जबकि पूरा विपक्ष इकट्ठा, पूरा महिला संगठन, प्रगतिशील लोग जो है, सब ने आवाज उठाई। तो ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी जो है असल में, और जिस तरह के ये लोग हैं, चाल चरित्र चेहरा, इन्होंने बहुत ज्यादा देश के नागरिकों को और देश की महिलाओं को बहुत ज्यादा, ये महिलाओं के सम्मान की नहीं, जो संजय चड्ढा ने कहा, ये दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो आखिरी सवाल आपसे, विक्रम सिंह, इंसाफ मिलेगा महिला पहलवानों को? संदीप जी, ये यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न का दूसरा आयाम ये है कि जिस चीज की संग बुनियाद में ही खोट हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, उसके बारे में प्रश्न चिन्ह लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। और आपने जो स्पष्ट प्रश्न किया उसका स्पष्ट उत्तर यही है कि ये काल के गर्भ में है। जैसे हम अभी तक चले हैं उससे कोई बहुत मुझे इंद्रधनुष क्षितिज में दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन इंद्रधनुष के एक आभा ये भी है कि अगर वहां पर प्रोसिक्यूटर्स अच्छे लगा लिए जाएं, सावधानियां बरत ली जाएं, जैसा यशोवर्धन जी ने फरमाया है, संगवती जी ने फरमाया है, हमारे दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने फरमाया है, ये तो हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काम गवर्नमेंट का है, पुलिस कमिश्नर दिल्ली का है, लेकिन अगर कहीं कोई प्रमाद या कोई शिथिलता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, असहाय में अपने को फील करें, बल्कि जो हम कार्रवाई कर सकते हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो सब दे दें। तो वास्तव में मुझे लगता है कि भविष्य में इस देश का आशीर्वाद हमारे पहलवानों के साथ है और सत्यमेव जयते निश्चित होगा। तो पहलवान इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, देश भी इंतजार कर रहा है, छोटा तबका ही सही।
बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी खबरें 4-4 महीने चलती रहती हैं। यहां देश की आन बान शान बढ़ाने वाली महिला पहलवान वो फपक फपक कर रो भी पड़े तो राजनीति की बू सूंघी जाती है। मैंने कहा ना, सरकारें इकबाल पर चलती हैं। ये सरकार के इकबाल का सवाल है। हमारी व्यवस्था जो हम अमृत काल में रहने का दावा करते हैं, उसका लिटमस टेस्ट है, अग्नि परीक्षा है। तो जल्द से जल्द इंसाफ मिले।